पटेल प्रहलाद भाई। डीएस के बयान पर विपक्ष के सवालों में घिरी मोदी सरकार की सेना के बाद बीजेपी नेता ने उठाए देश की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल। देखेंगे चिराग पासवान कैसे बने नीतीश और बीजेपी की मुसीबत। तेज प्रताप यादव ने एनडीए को कैसे दे दिया बड़ा झटका। जानेंगे नागालैंड में आपस में ही कैसे भिड़े एनडीए के दल। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे कनाडा की तरफ से भारत को दिए गए बड़े झटके की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ और भूस्खलन ने मचाया कोहराम। सिक्किम में फंसे 1500 से ज्यादा पर्यटक। मणिपुर में 883 घरों को नुकसान। दिल्ली में धूल भरी आंधी के साथ बारिश। मऊ से एमएलए अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने जारी किया आदेश। हेट स्पीच मामले में है दोषी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके तैयार। स्टालिन ने की पार्टी की नई सदस्यता अभियान। ओरानियल तमिलनाडु की शुरुआत। घर घर जाकर लोगों को दी जाएगी जानकारी। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना की बड़ी मुश्किलें। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों में माना दोषी। छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा में गई थी कई लोगों की जान। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सीडीएस अनिल चौहान के दावे के बाद से ही मोदी सरकार सवालों में घिर गई है। विपक्ष मोदी सरकार पर दबाव बना रहा है। सवाल कर रहा है कि पूरा सच बताया जाएगा। सीडीएस ने ये तो कबूल किया कि फाइटर जेट का नुकसान हुआ है, लेकिन पूरा सच क्या है ये सरकार बताए। तो कैसे मुश्किल में फंसी मोदी सरकार, देखिए रिपोर्ट। सीडीएस अनिल चौहान के सिंगापुर में दिए गए इंटरव्यू ने भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंग पर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग फिर से दोहरा दी है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि चौहान के खुलासे संसद में पहले ही होने चाहिए थे। दरअसल सीडीएस ने ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत में कहा था कि असल मुद्दा ये नहीं है कि जेट गिरे, बल्कि ये है कि वो क्यों गिरे। कौन सी रणनीति गलतियां हुई ये ज्यादा जरूरी है, संख्या मायने नहीं रखती। भारत ने नुकसानों से सीख ली है और जो गलती हुई उसे तुरंत सुधारा गया। हमने अपनी रणनीति में सुधार किया और 2 दिन के भीतर फिर से विमानों को उड़ाया और लंबी दूरी के लक्ष्यों पर हमला किया। सीडीएस के इस बयान को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जनरल चौहान ने जो कुछ भी सिंगापुर में कहा है उसकी जानकारी विपक्षी नेताओं के साथ साझा की जानी चाहिए थी और संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए था। हमें सिंगापुर से जनरल चौहान की तरफ से किए गए खुलासे का इंतजार करना पड़ा। जयराम रमेश ने कहा कि कारगिल युद्ध खत्म होने के 3 दिन बाद ही प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कारगिल समीक्षा समिति का गठन किया था। रिपोर्ट 4 सदस्यों द्वारा तैयार की गई थी। हम चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जांच कमेटी का गठन किया जाए। जो कमियां हैं वो पता लगनी चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि 1962 के युद्ध के दौरान भी इसे बुलाया गया था, लेकिन ये आश्चर्यजनक है कि अब युद्ध समाप्त होने के बाद भी संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है। सवाल पाकिस्तान को लेकर ही नहीं पूछे जा रहे हैं, चीन को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार चीन के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार क्यों नहीं दिख रही है। अब इसे लेकर बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने ही सवाल उठा दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी चीन को लेकर अक्सर मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं, लेकिन इस बार विपक्ष नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के नेता ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट कर पीएम मोदी को कायर बता दिया है। अब बीजेपी नेता के इस बयान ने तहलका मचा दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट कर पीएम मोदी को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने ये ट्वीट अंग्रेजी में किया था, जिसका हिंदी रूपांतरण है कि मोदी चीनी सरकार के सामने कायर है। क्यों? गुजरात के सीएम के तौर पर वे 10 बार चीन जा चुके हैं और बीजिंग में भारत के राजदूत जयशंकर ने उनका स्वागत किया और उनकी देखभाल की। साजिश और भी गहरी हो गई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे सीधे मोदी सरकार को घेर लिया है और सीएम के तौर पर मोदी के चीन के दौरों पर भी गंभीर सवाल उठा दिए। अब अपने ही नेता के दावे से बीजेपी, खासकर पीएम मोदी, बुरी तरह से घिर गए हैं। हालांकि ये सिर्फ एक मामला नहीं है जिसके चलते मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी के एक बयान ने सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया जिससे सियासी हलकों में हलचल मच गई थी। दरअसल पाकिस्तान के साथ चली जंग में एक बात सामने आई थी कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया था।
खबरें यहाँ तक सामने आई थी कि चीन ने अपने सैटेलाइटों से भी पाकिस्तान की सेना की मदद की, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चली लड़ाई में तुर्की ने तो पाकिस्तान को मदद दी, लेकिन चीन के मदद करने के कोई सबूत नहीं है। यानी मोदी सरकार चीन के खिलाफ बोलने से बचती दिखाई दे रही है। बीजेपी नेता के सवालों से मोदी सरकार मुश्किल में दिख रही है, तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी भी उसकी मुसीबत बढ़ाती दिख रही है। अभी बीते दिनों पीएम मोदी बिहार के दौरे पर गए थे। एनडीए की एकजुटता को दिखाया गया था, लेकिन पीएम के लौटते ही एनडीए की एकता टूटती दिख रही है। चिराग पासवान की पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे एनडीए में टूट की आशंका बढ़ गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चिराग की पार्टी एलजेपीआर के इस फैसले ने बिहार में जेडीयू और बीजेपी दोनों की ही नींद उड़ा दी है। दरअसल पार्टी ने प्रस्ताव पारित कर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत कर दिया है। इससे पहले खुद चिराग पासवान बिहार की राजनीति में खुद को केंद्रित करने और विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि पार्टी चाहेगी तो वो विधानसभा चुनाव में भी उतरेंगे। वहीं चिराग के बहनोई और जमुई से सांसद अरुण भारती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर बताया कि इस बार चिराग पासवान किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े, ताकि ये संदेश जाए कि वो सिर्फ एक वर्ग नहीं पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। यही कार्यकर्ताओं की भी भावना है। अब अरुण भारती के इस बयान को नीतीश कुमार के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। दरअसल राज्य की 243 सीटों में 48 सीटें ऐसी हैं जिन पर एनडीए के सहयोगी दलों के बीच बंटवारे को लेकर लड़ाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा नीतीश कुमार खुद सीएम पद पर दावेदारी ठोक रहे हैं और अब चिराग और उनकी पार्टी की तरफ से भी दावा कर दिया गया है। अब नीतीश और जेडीयू को इस बात का डर है कि युवा चेहरा होने की वजह से चिराग की दावेदारी ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि महागठबंधन में युवा चेहरों की भरमार है। अब बिहार में चिराग की एंट्री से सिर्फ जेडीयू नहीं बल्कि बिहार बीजेपी के अंदर भी खलबली मच गई है। ऐसे में अब जानकारों का कहना है कि चुनाव से पहले ही बिहार एनडीए में हलचल मच सकती है। चिराग ने एनडीए की परेशानी बढ़ा दी है तो महागठबंधन को बड़ी राहत मिली है। Stop. If you are buying options, you're wasting. बढ़ा दी है तो महागठबंधन को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि तेज प्रताप, जिन्हें आरजेडी चीफ लालू यादव ने परिवार और पार्टी से बाहर निकाल दिया था, उन्होंने एनडीए की उम्मीदों को बड़ा झटका दे दिया है। एनडीए को उम्मीद थी कि तेज नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन तेज ने तो साफ कर दिया कि वो अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो क्या कहा तेज प्रताप ने, देखिए रिपोर्ट। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की तस्वीर एक महिला के साथ वायरल होने के बाद उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया गया। परिवार से बाहर निकाले जाने के बाद अब तेज प्रताप यादव भावुक नजर आ रही है। उन्होंने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर है आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहे हमेशा। तो वहीं अपनी दूसरी ट्वीट में तेज प्रताप ने लिखा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। उनके इस ट्वीट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तेज प्रताप जयचंद किसे कह रहे हैं, लेकिन उनकी बातों से ये तय हो गया है कि वो कहीं और जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले कयास लगने लगे थे कि तेज प्रताप आगामी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर सकते हैं या अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। लेकिन अब उनके ट्वीट आने के बाद हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप के ऐलान से आरजेडी के साथ महागठबंधन को भी राहत मिली है, तो एनडीए में घमासान मचा हुआ है। बिहार के साथ अब नागालैंड में भी एनडीए में शामिल पार्टियां आपस में भिड़ गई हैं, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अजीत पवार को हुआ है। उनकी पार्टी के सभी विधायक बगावत कर गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट।
एनसीपी में बगावत हो गई है। एनसीपी नेता अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है, लेकिन ये झटका महाराष्ट्र में नहीं बल्कि नागालैंड में लगा है। एनसीपी के सभी 7 विधायकों ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। नागालैंड में सभी विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है और ये 7 विधायक अब नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी में शामिल हो गए हैं। इस विलय से सीएम नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाली एनडीपीपी को 60 सदस्यीय विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिल गया है। इससे उनकी संख्या 25 से बढ़कर 32 हो गई है। इस घटनाक्रम ने एक तरफ एनसीपी को कमजोर कर दिया है, तो वहीं मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाली एनडीपीपी पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष शारिंगेन लोंगो कुमेर के जरिए जारी आदेश के मुताबिक 7 विधायकों ने व्यक्तिगत तौर पर मौजूद होकर एनडीपीपी में शामिल होने का लिखित फैसला सौंपा। उन्होंने बताया कि ये कदम संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत कानूनी रूप से वैध है। इसके साथ ही विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिया गया कि वो विधायकों की पार्टी संबंधता से जुड़े रिकॉर्ड को अपडेट करे। बता दें कि एनडीपीपी और एनसीपी दोनों ही पार्टी एनडी का हिस्सा है। ऐसे में एनसीपी अजीत गुट के विधायकों का एनडीपीपी में शामिल होना बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नागालैंड में अभी एनडीपीपी बहुमत में नहीं थी। बीजेपी के समर्थन से उसने बहुमत का आंकड़ा पार किया था, लेकिन अब एनसीपी के 7 विधायकों के शामिल होने से सदन में एनडीपीपी बहुमत में आ गई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अजीत पवार को ही लगा है। ऐसे में अजीत पवार क्या कदम उठाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। नागालैंड एनडीए में टकराव दिख रहा है तो मणिपुर में भी हालात बीजेपी के खिलाफ ही दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के विधायकों ने नए सिरे से सरकार बनाने की कोशिश शुरू कर दी है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी हाईकमान को भी इसकी खबर नहीं है। देखेंगे रिपोर्ट। मणिपुर में नई सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। 30 मई को भाजपा के 27 विधायकों ने इम्फाल में एक अहम बैठक की, जिसमें नई सरकार बनाने पर सहमति बनी। खास बात यह रही कि इस बैठक में पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह और स्पीकर सत्यव्रत सिंह को शामिल नहीं किया गया। बैठक में बीरेन सिंह का समर्थन करने वाले और उनके खिलाफ बगावत करने वाले विधायक दोनों मौजूद थे। एक विधायक ने बताया कि बीरेन सिंह को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। विधायकों ने बयान जारी कर कहा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर सरकार गठन के लिए काम शुरू हो गया है। इससे पहले 28 मई को एनडीए के 10 विधायकों ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की थी। इस ग्रुप में 8 भाजपा, 1 एनसीपी और 1 निर्दलीय विधायक शामिल थे। भाजपा विधायक थोकचोम राधेश्याम ने बताया कि कांग्रेस को छोड़कर बाकी दलों के 44 विधायक सरकार बनाने को तैयार हैं और 15 जून तक नई सरकार बनने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट खाली है। सरकार बनाने के लिए 30 विधायकों का समर्थन चाहिए। बीजेपी के पास 37 विधायक हैं, जिनमें 7 कुकी और जो समुदाय से हैं, जो 30 मई की बैठक में नहीं आए। बताते चले कि मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है, जब एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को हिंसा न रोक पाने के दबाव में इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद विधानसभा निलंबित कर दी गई थी। अब देखना यह है कि क्या मणिपुर में जल्द ही नई सरकार बन पाएगी और हिंसा से जूझ रहे इस राज्य में क्या शांति दोबारा लौटेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात भारत और कनाडा के बीच बढ़ी दूरियों की। भारत और कनाडा के बीच 1 साल से दूरियां लगातार बढ़ रही हैं और अब कनाडा में होने वाली G7 की बैठक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कनाडा की G7 की बैठक के लिए भारत को न्योता नहीं भेजा जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, देखेंगे रिपोर्ट में। वैश्विक पटल पर भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। दोनों देशों में दूरियां और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कनाडा अगले महीने अल्ता के कनानास्किस में G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों के साथ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कुछ देशों को भी आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन इसमें भारत के शामिल होने को लेकर संशय पैदा हो गया है। पिछले 5 साल से G7 के सम्मेलन में भारत को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, लेकिन इस बार कनाडाई मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारत को न्योता नहीं दिया जाएगा। मार्क कार्नी की सरकार ने फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें कि भारत को पिछले कई सालों से लगातार G7 का न्योता मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2019 से हर साल इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते रहे हैं। ऐसे में इस साल के सम्मेलन में भी उनके शिरकत करने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह से ये दावा सामने आया है और पिछले कुछ वक्त से दोनों देशों के रिश्तों में जैसा तनाव देखा गया, खालिस्तानी निज्जर की जान लेने के मामले को लेकर कनाडा और भारत आमने सामने दिखाई दिए और अब ये दावा कि कनाडाई सरकार भारत को न्योता न दे, उसके बाद G7 शिखर सम्मेलन में भारत के शामिल होने पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब पीएम कार्नी